नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। एजेंडा इंडिया का लेकर हाजिर हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। कफ सिरप के मामले में जहां पर 29 बच्चों से ज्यादा जान जा चुकी है, उस मामले में अब तक क्या कार्रवाई, बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या खींचतान चल रही है और क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सारी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश लिए चल रहे हैं, जहां पर मायावती का शक्ति प्रदर्शन एक तरह से देखने को मिल रहा है। काशीराम की पुण्यतिथि आज है और मायावती की यहाँ पर रैली हो रही है। समाजवादी पार्टी पर मायावती ने हमला बोला है। सुनवाते हैं आपको मायावती क्या कुछ कह रही है। किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। साथ ही इन्होंने देश में पिछड़े वर्गों की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह जी की रही सरकार में ही लागू किया गया था। इसके साथ साथ उसी समय ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार अब बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के भी शासनकाल में इन वर्गों का शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकी सरकारों में भी जनता को लुभाने के लिए आए दिन घोषणाएं, शिलान्यास व उद्घाटन आदि तो काफी किए जाते हैं, लेकिन इनसे भी जनता को कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कागजी व हवाई ज्यादा और जमीनी हकीकत में बहुत कम होते हैं। तो शक्ति प्रदर्शन मायावती का चल रहा है, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बात करेंगे जानलेवा कफ सिरप की। कफ सिरप से 29 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कफ सिरप से मासूमों की मौत के मामले की अब वैश्विक जांच होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से 25 से ज्यादा बच्चों की मौत का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार यह खबर सामने आ रही है कि WHO ने भारत सरकार से जवाब मांगा है। WHO ने भारत सरकार को ईमेल भेजकर जानकारी मांगी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूछा है कि बच्चों को दी जाने वाली दवाओं की भारत में निगरानी आखिर कैसे होती है। WHO ने यह भी सवाल पूछा है यहां पर कि जब भारत कफ सिरप निर्यात में अग्रणी देश है, तो क्या निर्यात से पहले और बाद में गुणवत्ता जांच प्रणाली यहां पर मजबूत है कि नहीं है। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लव, ये मामला वाकई में बहुत बड़ा है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होने जा रही है। क्या डिटेल्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं WHO से जुड़े हुए? देखिए, जो आधिकारिक स्रोत है उनसे जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि WHO ने एक ईमेल के जरिए भारत सरकार से इस पूरे मामले में जानकारी मांगी है और ये पूछा है कि जो ये मध्य प्रदेश राजस्थान में मामला हुआ है उसको लेकर अब तक सरकार ने क्या किया है, साथ ही किस प्रकार से दवाओं की टेस्टिंग होती है, किस प्रकार से मार्केट में उसको भेजा जाता है, उन तमाम प्रोसेस के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही ये पूछा है कि जब से ये मामला सामने आया किस प्रकार की कार्रवाई सरकार ने की है। इसके अलावा जब जो प्रतिबंधित दवाओं को लेकर ही सामने मामला आ रहा है कि इसको पीने से बच्चों की मौत हुई है, तो उसको रिकॉल करने के लिए क्या दवाओं
को वापस बाजार से मार्केट में लाने के लिए आपने पहल शुरू कर दी, और अगर शुरू कर दी है तो किस प्रकार से की है। तो इन तमाम सवालों को जो है WHO ने भारत सरकार से पूछा है, और उसके पीछे की वजह यह है कि भारत दवाओं का अग्रणी जो है उसको बाहर भेजता है। करीब 20% जेनरिक दवाएं ऐसी हैं भारत की जो बाहर जाती हैं, और 80% दवाओं जो है वो भी बाहर जाती हैं, जो है जो कई कफ सिरप है। तो उन तमाम मसलों को लेकर जो है WHO ने चिंता जताई है और कहा है कि जो पूरा मामला हुआ है वो पीड़ादायक है। ऐसे में भारत सरकार किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, और जो दवाओं को जांचने के लिए गुणवत्ता के नियम है, जो GMP सर्टिफिकेट्स हैं, क्या उन तमाम दवा कंपनियों के पास है, और उसको लेकर भारत सरकार ने अब तक क्या किया है। तो इन तमाम मसलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार से मिल के करके जो है जवाब मांगा है, और भारत सरकार इस पर जो है अब जवाब देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव। तो यहाँ पर WHO की तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी पूछा गया। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से आखिर क्या कुछ जवाब दिया जाता है। मध्य प्रदेश राजस्थान में 25 बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेन्नई से बीती रात श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रंगनाथन को श्रीसन फार्मा कंपनी भी ले जाया गया। पुलिस ने वहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। बता दें आपको कि श्रीसन कंपनी पर दवा बनाने में कई तरह की अनियमितताएं बरतने का आरोप लगा हुआ है, और ये जानलेवा कफ सिरप से अब तक मध्य प्रदेश में 21 और राजस्थान में 4 बच्चों की जान जा चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 से ज्यादा परिवारों में यहाँ पर मातम इस वक्त चल रहा है इस जहरीली जानलेवा दवाई की वजह से। और ये आरोपी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसे चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। रंगनाथन पर गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। इस खबर पर अपडेट करते रहेंगे। पुणे से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आतंक पर ATS का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुणे के कोंडवा इलाके में ATS ने सर्च ऑपरेशन जारी किया हुआ है। यहाँ पर पुणे पुलिस और ATS के अधिकारी और कर्मचारी तलाशी कर रहे हैं। ये तलाशी करीब 18 लोगों की दरअसल ली जा रही है। ATS ने कुछ संदिग्धों को भी यहाँ पर हिरासत में लिया है और फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें 2 साल पहले भी पुणे पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, और उस वक्त भी देश में संभावित आतंकी साजिश को नाकाम किया गया था। वो आतंकी भी कोंडवा में ही रह रहे थे, और अब फिर से कुछ और संदिग्ध जांच एजेंसियों के राडार पर आए, और इसी वजह से पुणे एक बार फिर जांच का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर पुणे से सामने आ रही है। अविनाश पवार पुणे से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अविनाश, पहले भी इस तरह का मामला हो चुका है, और उस वक्त भी आरोपी जो संदिग्ध जो थे वो कोंडवा में ही मिले थे। अब क्या डिटेल्स मिल रहे हैं कोंडवा से इस वक्त? हम कल रात से देख रहे हैं, कल रात 2 बजे से यहाँ पे पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू है। जो ATS है और पुणे पुलिस, ये दोनों मिलके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कर रही है। लगभग रात भर से ये सर्च ऑपरेशन शुरू है। अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। 25 जगहों पे छापेमारी की गई है, और सिर्फ पुणे में ही नहीं, पिंपरी चिंचवड़ की कोई जगह पे ये पुणे पुलिस और ATS ने ये कार्रवाई की है। और हम जैसे पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पहले भी 2 साल पहले यहाँ पे दहशतवादी संगठन से जुड़े हुए 3 लोगों पे कार्रवाई की गई थी, और वो दहशतवादी संगठन से जुड़े पाए गए थे। इसी तरीके से अभी यहाँ पे जो 25 जगह पे छापेमारी हुई है, यहाँ पे से कोई लोगों को बरामद किया गया है, और उनके पास से लैपटॉप और सिम कार्ड भी हासिल किया गया है। इसी पुणे पुलिस की जो जानकारी है वो हम तक अभी तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी जो सर्च ऑपरेशन शुरू है, इसलिए पूरी जानकारी अभी हमारे पास इकट्ठा नहीं हुई है। लेकिन ये लगभग रात से जो कार्रवाई शुरू है, इसमें अलग अलग जगहों पे छापेमारी। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। और एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद की नई चाल यहां पर सामने आई है। जैश ए अब अपना महिला ब्रिगेड जो है उसको तैयार कर रहा है। ब्रिगेड का नाम जमात अल मुमिनात रखा गया है। अब यहाँ पर महिलाओं को धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए जैश ए मोहम्मद अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में इसका ऑनलाइन नेटवर्क जो है उसकी जानकारी भी सामने आई है। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दी गई थी, बावजूद उसके जैश ए मोहम्मद अब नई चाल चल रहा है, महिला ब्रिगेड को सामने लेकर आ रहा है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हम तक ये खबर लेकर आए हैं। मुकेश, यहाँ पर हरकतों से अपनी पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन बाज नहीं आ रहे हैं, और अब महिला ब्रिगेड को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का
जो मुख्यालय था वो तबाह हो गया था। उसके बाद ये संगठन के लोग जो है बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर, उसके परिवार के लोग उसके अपने मारे गए थे। तो अभी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिली है कि जैश ए मोहम्मद भारत में अपना महिला ब्रिगेड खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, और ये ब्रिगेड जो है जिसका नाम जमात अल मुमिनात है, और ये जो महिला ब्रिगेड है इसके लिए लगातार ऑनलाइन भर्तियां की जा रही हैं, खास तौर से जम्मू कश्मीर के इलाके में, दक्षिणी भारत के इलाके में, उत्तर प्रदेश के इलाके में। और लगातार जो महिलाएं हैं उनको धर्म के नाम पर बरगलाकर उनको इस संगठन से जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये संगठन 2024 से एक्टिव है, लेकिन चूंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान हुआ है जैश ए मोहम्मद को, उसके बाद ये पूरा जो महिला ब्रिगेड है इसको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। और जो सर्कुलर निकाला है जैश ए मोहम्मद ने, उसमें कई धार्मिक जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर अब अगले खबर का हम रुख करने जा रहे हैं जो बिहार से आ रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी होगी। पार्टियों में मंथन जो है वो जोर शोर से शुरू हो गया, क्योंकि तारीखों के ऐलान के बाद ही अब गतिविधियां जो हैं राजनीतिक वो काफी तेज हो गई है, सरगर्मियां बढ़ गई है। 11 अक्टूबर के बाद जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में एनडीए का मंथन लगातार जारी है। लगभग 80 सीटों की समीक्षा पहले ही हो चुकी है, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो अब बस इंतजार है कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार यहाँ पर उतारे जाएंगे। और यहाँ पर वैसे भी विनिंग कैंडिडेट जो होगा, जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी, उस पर बीजेपी दांव लगाएगी। ये पहले ही कहा जा चुका है, यानी कि कुछ लोगों के पत्ते यहाँ पर कट सकते हैं, कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो जो सिटिंग एमएलएज हैं, क्या उनके भी टिकट कटेंगे, ये देखना यहाँ पर काफी दिलचस्प होगा। और कुछ नए चेहरों को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। उसके अलावा जो सहयोगी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं दोनों ही खेमों में, चाहे वो एनडीए का खेमा हो चाहे वो महागठबंधन का खेमा हो, सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन एनडीए में फिलहाल खींचतान कह सकते हैं कि ज्यादा देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि मांझी कल अलग तेवर दिखाते हुए नजर आए थे। चिराग पासवान से बातचीत का दौर अभी भी चल रहा है। एक बैठक अभी और होनी है चिराग पासवान के साथ में। और अब ये खबर सामने आ रही है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जल्दी जारी कर सकती है बीजेपी, और 11 अक्टूबर के बाद ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो बिहार का अपडेट आपको देंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर जो हैं वो भारत के दौरे पर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों नेताओं की यहां पर मुलाकात इस वक्त आप देख रहे हैं। तो द्विपक्षीय बातचीत जो है आज वो दोनों देशों के बीच में होने जा रही है। दोनों नेताओं के बीच में बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी। उससे पहले हमने देखा था कीर स्टारमर की कई तस्वीरें सामने आई हैं। अभिनेत्री रानी मुखर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी, फिल्म तक उन्होंने देखी है, उन्होंने पूरा स्टूडियो जो है वो भी यहाँ पर देखा है। और अब यह है मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच में, और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत आज होने जा रही है। मुंबई में ये मुलाकात इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हो रही है, और नजर रहेगी कि क्या कुछ बातचीत यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में होगी। तो इस खबर पर हम अपडेट आपको करते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम बिहार की राजनीति का जिक्र यहाँ पर करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज जेडीयू की बैठक बुलाई है। तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अब हलचल तेज हो गई है, कुछ ही देर में नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग को लेकर अहम चर्चा होने जा रही है, और मुख्यमंत्री आवास पर ही नेताओं के साथ ये बैठक होगी। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती लगातार बिहार में मौजूद हैं। मनोरंजन, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की ये इस तरह से देखा जाए तो एक अहम बैठक मानी जाएगी, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नीतीश इस तरह से पहली बैठक ले रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो? देखिए, आज का दिन जो है बिहार चुनाव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3-4 बैठकें हो रही है। सबसे पहले जैसा आपने बताया कि नीतीश कुमार जो है वो बैठक कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ। उसके अलावा एक बैठक जो है वो महागठबंधन की हो रही है, जो कि तेजस्वी यादव के घर पे होगी। आज प्रशांत किशोर अपने कैंडिडेट की पहली सूची जारी करेंगे, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये रामविलास पासवान की पार्टी के सांसदों और उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हो रही है। चिराग पासवान रात में ही दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी के जो बाकी नेता है वो बैठ करके तय करेंगे कि उनको क्या करना है। तो एक पोस्चरिंग जो है उसको देखते हुए जो कुछ वो नहीं कहना चाहते हैं
वो अपने, देखिए शांभवी चौधरी जो है वो जो उनकी सांसद है वो अभी यहाँ पर पहुँची है बैठक के लिए। 4 सांसद हैं उनके, और ये मैं आपको ये देखिए शांभवी जो है वो जा रही हैं बैठक के लिए, और किस तरह से मीडिया का जमावड़ा है। शांभवी शांभवी शांभवी, तो निश्चित रूप से जो चीज चिराग पासवान नहीं कहना चाहते हैं गठबंधन के लिहाज से, वो शायद वो इन नेताओं के जरिए बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी सीटें चिराग पासवान को दी जा रही है उतनी सीटों से वो संतुष्ट नहीं है। उनकी 40 के करीब मांग है, वैसे 5 सांसद हैं तो 30 तो उनका हक बनता है, ऐसा जो है वो उनकी पार्टी का कहना है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जीतन मांझी भी जो है अपना ट्वीट कर रहे हैं, रश्मि रथी को कोट कर रहे हैं, 15 गांव मांग रहे हैं, मतलब 15 सीटें मांग रहे हैं। यदि ना मिले तो वो चुनाव ना लड़ने की बात कर रहे हैं, तो रूठे हुए हैं। तो ये रूठों को मनाने का सिलसिला जो है आज चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूं कि इन सब के बीच जेडीयू जो है वो चुपचाप बैठी है। उनका कहना है कि जो हमारी जो कोटे की सीटें वो हम चुपचाप लेके बैठेंगे। बीजेपी अपने कोटे की सीटें जो है वो और जो बाकी सीटें हैं उसमें से बाकी अलायंस पार्टी को एडजस्ट करे। बिल्कुल सोमू, और यही जो बैठक का अहम मुद्दा भी हो सकता है। जो बात मनोरंजन यहाँ पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो जेडीयू की कोटे वाली सीटें भी एक तरह से मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मुश्किल होने जा रहा है ये वाला जो पूरा मामला है खींचतान में, क्योंकि जब तय होगा कि किसको कौन सी सीटें दी जाएगी, क्योंकि राज्यसभा सीट के लिए भी चिराग पासवान मना कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं खासतौर पे जो कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें हैं, उन पर भी दावा किया गया है चिराग पासवान की तरफ से। मसलन मटिहानी की सीट जो पिछली बार वो जीते थे और उसके बाद उनके विधायक जदयू में शामिल हो गए थे, ब्रह्मपुर की एक सीट है, और उसके अलावा गोविंदगंज की सीट है जहां से वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जो चिराग पासवान ने मांगी हैं, और यही एक बड़ी मुश्किल है सीटों के बंटवारे में। हालांकि आज जब यहाँ बैठक हो रही है उसके जरिए दबाव बनाने की कोशिश जरूर चिराग पासवान फिर से कर रहे हैं, और दिल्ली में भी मौजूद है। तो यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या वहां पर उनकी वरीय नेताओं से मुलाकात होती है और उसके बाद क्या तस्वीर साफ होती है। उसके अलावा महागठबंधन में भी अभी तक सीटों का पूरा पेज जो है वो सुलझ नहीं पाया है। मुकेश सहनी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम का चेहरा जो है वो घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक महागठबंधन में घोषित नहीं हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के भी खूब रस्साकसी चल रही है, और उस मांग को लेकर के जो बाकी दल हैं महागठबंधन के अंदर वो काफी सहज नहीं है। उनका मानना है कि ऐसा करने से बहुत फायदा महागठबंधन को नहीं होने वाला है। इसलिए दोनों गठबंधन में चीजें उलझी हुई हैं, और प्रशांत किशोर जब आज अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाले हैं, जंबो लिस्ट होने वाली है, जो हमारे पास सूचना है 100 से अधिक नाम उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो उस लिस्ट पर भी नजरें रहेंगी कि वो लिस्ट किस तरह की होती है। हमारे सूत्रों ने जो बताया कि सबसे अधिक नाम जो है वो अति पिछड़ा जो वर्ग से आने वाले उम्मीदवार हैं उनके होंगे, जो पारंपरिक रूप से अब तक एनडीए का वोटर माना जाता रहा है। कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के लोग इसमें शामिल होंगे, और प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को इन दिनों उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, और अलग अलग तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं एनडीए के नेताओं पर, इसलिए कोशिश इस बात की कि ईमानदार छवि के जो अधिकारी हैं उनको भी टिकट दिया जाए ताकि उसको उस नैरेटिव को वो बल दे पाएं। जी, तो कल देर रात पटना पहुंचे चिराग पासवान, दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी वो आज कर सकते हैं, तो उस पर भी नजर रहेगी। और इस बीच में एक और जो खबर सामने आ रही है, बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अब फोन जाना शुरू हो गया है। बीजेपी कोटे के मंत्री और विधायक राजू सिंह को फोन यहां पर आया, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे राजू सिंह, अभी साहेबगंज सीट से विधायक है राजू सिंह, तो इस वक्त ये खबर सामने आ रही है। मनोरंजन, क्या डिटेल्स इस बारे में मिल रहे हैं? अब फोन जाने भी शुरू हो गए प्रत्याशियों को? जी हाँ, सभी पार्टी में जो सर्टेन कैंडिडेट है, देखिए जो भी सीटों का बंटवारा हो रहा है उसमें ये बात तो साफ देखी जा रही है, सीटिंग गेटिंग का एक फार्मूला होता है, यानी जो सीटें आपने पिछले बार जीती है अमूमन वो सीटें आपके खाते में जाती है, और फिर पार्टी तय करती है कि वहाँ पे उनको विधायक बदलना है या नहीं बदलना है। जैसे आपने बताया कि राजू सिंह को फोन जा चुका है, ऐसे ही कई पार्टी के नेताओं को, जैसे कांग्रेस के कई नेताओं को मुझे मालूम है उनकी सीट क्लियर हो गई है। दिल्ली में जो सीईसी की बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें करीब 25 नाम क्लियर किए गए हैं, जिसमें से 17 वो नाम है जो कि उनके पहले विधायक रह चुके हैं। 19 विधायक थे, 2 चले गए थे, तो 17 नाम वो क्लियर किए हैं। यानी कांग्रेस ने अपने किसी सीटिंग विधायक का टिकट नहीं काटा है, तो उनको कह दिया गया है कि जाइए, उनको सिंबल दे करके जाइए, आप अपना नामांकन कीजिए। बाकी जो कंट्रोवर्शियल सीटें हैं
जहाँ पे कि कई जो है लोग होते हैं, वहाँ का मामला फंसा हुआ है। तो ये ऐसा हर पार्टी में बोल दिया गया है लोगों को, जो सिटिंग एमएलए है जिनका टिकट निश्चित है कि उनको जाइए और वो नामांकन करिए, उनको सिंबल भी दे दिया गया है। बाकी नेताओं को 10 तारीख के बाद फर्स्ट पेज की जो का चुनाव है उसके लिए 10 तारीख यानी कल के बाद जो है वो सिंबल दिया जाएगा। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, भभुआ सीट से आरजेडी विधायक भारत बिंद का इस्तीफा हुआ है। भारत बिंद ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भारत बिंद के अब बीजेपी में शामिल होने की खबरें यहां पर चल रही हैं। तो सोमू, यहां पर अब ये सिलसिला भी शुरू हो गया है, इधर से उधर जाने का, दल बदलने का सिलसिला। देखिए, बिल्कुल कल 2 इस्तीफे हुए हैं विधानसभा से। एक मुरारी गौतम का, जो कि चनारी सीट से चुनाव जीतकर आए थे, वो चुनाव जीते थे कैमूर में, और उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया था। कांग्रेस कोटे से वो जीत कर आए थे। और ये दोनों नाम जिनका इस्तीफा कल हुआ है, दोनों ने ही फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए को समर्थन दिया था। और उसके बाद ये बहुत जाहिर सी बात थी कि ये जो है अपनी अपनी पार्टियों से राजद और कांग्रेस छोड़ करके एनडीए के खेमे में आएंगे। टिकट को लेकर के उनकी बातचीत फंसी हुई थी, और जैसे ही ये मामला क्लियर हुआ है, उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अब एनडीए खेमे में दोनों ही आ चुके हैं। लेकिन सोमू, यहाँ पर वजह क्या है? क्योंकि नाम हम एक और जो सुन रहे हैं, मुरारी प्रसाद गौतम जो है, उन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। चेरी बारी जो आरक्षित सीट थी उससे इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर क्या टिकट नहीं मिलने जैसी कोई गुंजाइश नजर आने लगी थी? लगने लगा था कि शायद मौका नहीं मिलेगा दोबारा। नहीं, देखिए, जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोग वोटिंग कर रहे थे, विधायक जो वोटिंग कर रहे थे, तो इन दोनों विधायकों ने अपना पाला बदल लिया था। कई विधायक ऐसे भी थे जो कि एनडीए खेमे के विधायक थे और वो आरजेडी में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक नाम डॉक्टर संजीव का था, जिन्होंने पिछले दिनों तेजस्वी यादव के हाथों अपनी सदस्यता ग्रहण की। वो अभी परबत्ता से विधायक हैं। वहीं ये दोनों विधायक जिनका कल इस्तीफा हुआ है, ये दोनों विधायक कांग्रेस और आरजेडी में थे। मुरारी गौतम कांग्रेस में थे और भरत बिंद आरजेडी में थे। इन दोनों ने एनडीए को अपना समर्थन दिया था और उसी वक्त से ये बहुत साफ था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इनको पार्टी टिकट नहीं देगी और उसके बाद ये एनडीए खेमे में शामिल होंगे, क्योंकि उस वक्त भी ये तस्वीर साफ हो चुकी थी कि अगर ये समर्थन देते हैं तो इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। और इसीलिए इन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अब ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोमू आनंद आपका और मनोरंजन आपका भी। तो भभुआ सीट से आरजेडी के विधायक भारत बंद ने इस्तीफा दे दिया है और दूसरी तरफ मुरारी प्रसाद गौतम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो खींचतान अभी शुरुआत हुई है, रूठने मनाने का दौर अभी और देखने को मिलेगा। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन एजेंडा इंडिया का जारी है, आप कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होते हैं। तो कानपुर में हुए धमाके के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर यहाँ पर रघुवीर लाड जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। पटाखों को नहीं स्टॉक किया जा सकता है। चोरी की स्कूटी वहां कैसे पहुंची सर? ये किसी हम कनेक्ट कर रहे हैं, चोरी की स्कूटी भी किसी व्यक्ति की है और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए हम आपको उसके बारे में डिटेल। जिस दुकान पे इस मार्च 2023 को स्कूटी चोरी की नीले रंग की, वो यहाँ मिली है, उस इसका कुछ है क्या? अब उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये किसके पास थी। लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये फिर से कहना चाह रहा हूं कि आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। ये घटना पूरी रूप से बारूद से संबंधित है और अवैध पटाखों से संबंधित है। बाकी कुछ नहीं। ये जो स्कूटी है चोरी की, जो इसकी ये भी बताना है कि ये जो वहां पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है, उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है, जिसमें पटाखे होने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। इसलिए हम पुनः खंडन कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार की आतंकवादी, विघटनकारी किसी भी प्रकार की घटना नहीं है। सर, जो चोरी की जो स्कूटी है उसको जो आदमी यूज कर रहा था, वो आदमी आप लोगों ने डिटेन किया है क्या? क्या वही आदमी घायल है कि या दूसरा स्कूटी वाला घायल है? एक स्कूटी जो अश्विनी जो चोरी की स्कूटी है, जो आदमी वो चोरी की स्कूटी यूज कर रहा था, क्या आप लोगों ने उसको डिटेन किया है या दूसरी स्कूटी वाले को डिटेन किया है? ये 2 स्कूटी हैं। एक स्कूटी कनेक्ट हो चुकी है, वो इंजर्ड है। दूसरी स्कूटी में कौन व्यक्ति था, क्योंकि 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो हो सकता है किसी की हो सकती है, उस पर हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिस दुकान पे विस्फोट हुआ है वो किसी की दुकान है? जो
जिस दुकान के पास में विस्फोट हुआ है वो बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं। बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने वो एक्सप्लोसिव किसी ने जो लेके जा रहे थे, संभवतः जिनकी ये स्कूटी थी, संभवतः वही लेके जा रहे हों, तो ये घटना हुई है। वे पूरी तरह से बारूद से जुड़ी हुई घटना है। सर, ये जो एक बार इनकी लापरवाही के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है थाने से, इसमें थानाध्यक्ष सहित 5 व्यक्ति जो है, 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और उस क्षेत्र के जिनके क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है उस क्षेत्र के एसीपी साहब को भी वहां से हटा दिया गया। अभी परवेज जिसकी मकान है, परवेज के बेटे और एक तारिक का और नाम आ रहा है, तो परवेज के बेटे हमारे पास हैं। उनके सहित 12 लोगों को डिटेन किया गया और एक तारिक के नाम और नया आ रहा है। तारिक को भी हम लोगों को जल्दी, जिसके नाम पे शॉप जो है जिसने किराए पर ले रखे, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा और स्थिति और क्लियर हो जाएगी। परवेज और उसके बेटे की भूमिका क्या है इसके लिए? तो यहाँ पर कानपुर पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने जो साफ की है कि ये कोई भी आतंकवादी घटना नहीं है। पटाखों में जो धमाका हुआ उसके चलते ही ये पूरा ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है, उन्होंने ये सीधे तौर पर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक 12 लोग इस मामले में हिरासत में ले लिए गए हैं। जो लोग अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री या पटाखे की दुकानें चला रहे थे उनको भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और साथ ही जो थाना है पास में, वहां पर एसएचओ समेत 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है और साथ ही इलाके के जो एसीपी हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। 5 दुकानों की चेकिंग में 2 दुकानों में पटाखे यहाँ पर मिले हैं, लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है यहाँ पर कि ये आतंकवादी घटना नहीं है। जिस तरह का बारूद वहां से बरामद हुआ है, पटाखों में आग जो लगी उसके चलते ही ये धमाके हुए हैं, ये कहा गया है।